जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस बीच में आपको किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, और एडुटेरिया का जो सेट हमारा 10 आया हुआ था, तो वो बीच में हमने चला दिया है और लगातार वही चल रहा था। तो इसका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट अब लगातार समाप्त हो गया है। तो फिर से जो किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, इसमें भी 6 प्रैक्टिस सेट और बचा हुआ है, 20 तक है। तो इसका भी पूरा कर देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा का, या फिर जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी बीच में आएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 14वां प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देख लेते हैं कि किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 य और व हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल और व, जिसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अतः ये चारों अंतःस्थ अर्धस्वर भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। किसी वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, वह है ऑप्शन नंबर 1, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। वाक्य में ये जो है दो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसका कि किसी और कुछ, ये है आपको इसमें। ऐसा होता है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका हो जाएगा अधिकरण कारक। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो इसमें जो है क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पे, पर इत्यादि है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गृहागत। गृहागत अर्थात गृह को आगत में कर्म तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में सामान्यतः अंतिम पद की प्रधानता होती है और प्रथम पद विशेषण या द्वितीय पद विशेष्य होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। यू लेट हिम मीट मी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो। अगला प्रश्न देखेंगे। मनोहर में कौन सी संधि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विसर्ग संधि। शब्द मनोहर का संधि विच्छेद मनः प्लस हर होता है और इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का जो सही अर्थ है यही है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए है कि कोई रोशन कुमार है, अपने छोटे बेटे के 10वीं परिणाम देखकर उससे बोले कि अभी तू यहाँ क्या कर रहा है, जा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तो इस तरह से यहाँ की बहुत ही शर्म की बात होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खाली बैठने की बजाय आप अपना आप काम करें। तो इसमें जो सही आपको यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेल यात्रा पाठ किस प्रकार की रचना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें व्यंग रचना। ये भी आपको क्लास 9th के जो है रेल यात्रा पाठ से लिया गया है। तो इसमें जो है लेखक के द्वारा भारतीय रेल व्यवस्था के माध्यम से सरकार की जो रेल की प्रगति की पोल खोल के रखी गई है, वही इसमें है, व्यंग्यात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी जो आपको लेसन है, आपको 10th के क्लास नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया है, और इसके जो राइटर हैं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
और इसमें जो है लेखक के द्वारा बताया गया कि उनकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उनके जो अस्त्र थे, और दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका ही स्थान था। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक क्यों पधारो म्हारे देश कहते हैं? अगला प्रश्न जो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जल संग्रह के बढ़ावा के लिए। तो ये जो हमारा क्लास 9th के हिंदी के पार्ट से लिया गया, पधारो म्हारे देश, इसमें लेखक चाहते हैं कि राजस्थान में जो जल संग्रह की अनोखी परंपरा है, लोग उसे देखें और इससे सीख लेकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इसीलिए वो कहते हैं पधारो म्हारे देश। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही रूपांतरण चुनना है। मेरे एकमात्र मित्र ने अपनी कार बेची, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माई ओनली फ्रेंड सोल्ड हिज कार। अगला प्रश्न देखेंगे कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्ब्स यूज इन द सेंटेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको इसमें क्या करना है, देखिए कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्ब्स यूज इन द सेंटेंस। द सोल्जर fought bravely, the sun shine everywhere, the horse run fast, Maria arrived late for the class। तो इस प्रश्न में जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 4 एडवर्ब हो जाएगा इसमें, जैसे आपको ब्रेवली, फास्ट, लेट और एवरीवेयर, ये सब आपको एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखेंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन ऑप्शन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर कंजंक्शन हैज बीन यूज्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राम एज वेल एज गोविंद वाज प्रेजेंट देयर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द प्लूरल वर्ड ब्रेदर्न विच मीन्स मेंबर ऑफ अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी, द सिंगुलर ऑफ द वर्ड ब्रदर इज क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रदर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेंट, जो करेक्ट सेंटेंस है उसका यूज करके सही इसमें भरना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हर्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रिम्प का इसमें जो है बोल्ड दिया हुआ है, इसमें 1 मिनट, इसमें दे रहा है चूज द वर्ड दैट इज नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बोल्ड इन लेटर। तो इसका जो है नज़दीकी वर्ड इसका चुनना है इसका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, लेविस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द वर्ड ऑफ फ्रेज विच इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि द ऑथर ऑफ द आइज आर नॉट हियर इज रस्किन बॉन्ड, ही इज अ डैश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चिल्ड्रंस बुक राइटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वन विच डे वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय, इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 के परिप्रेक्ष्य में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मौलिक एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 2 अध्यापक उपलब्ध कराना। दूसरा था कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक स्कूल में आवश्यक पठन पाठ्य सामग्री जो है उपलब्ध हो। और तीसरा था कि प्रत्येक स्कूल में सभी मौसम के अनुकूल 2 कमरों वाले भवन की सुविधा प्रदान करना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं,
फ्रांसीसी क्रांति से संबंध इसमें जो है पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एवेसियस हो जाएगा। व्हाट इज द थर्ड स्टेट एक राजनीतिक पैम्फलेट है जिसे फ्रांसीसी क्रांति के फैलने से पहले फ्रांसीसी विचारक और पादरी अब्बे एम्मानुएल और जोसेफ सीएस ने जनवरी 1789 में लिखा है। और इस पैम्फलेट में सीएस ने यह कहा है कि फ्रांस का थर्ड स्टेट फ्रांस की सामान्य जनता एक राष्ट्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी का नमक सत्याग्रह जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से हुई, ये जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। नमक सत्याग्रह औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध प्रदर्शन की एक प्रत्यक्ष कार्रवाई अर्थात डायरेक्ट एक्शन था। इसी सत्याग्रह के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भुवनेश्वर में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। यह जो है भगवान शिव के हरिहर रूप को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासकों के द्वारा सोमवंशी राजवंश के गंग वंश के शासकों के जो उत्तरवर्ती थे सोमवंशी राजवंश उसके राजाओं के द्वारा करवाए गए थे। और उड़ीसा में जो पुरी का मंदिर है उसे गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें पूरी तरह अलोचनीय। लोचहीन मांग का अर्थ यह है कि मूल्य परिवर्तन से मात्रा की मांग में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जो वस्तु जितनी ही आवश्यक होती है उतनी ही उसकी जो है लोच उतनी ही कम होती है, क्योंकि उसकी कीमत कुछ भी हो लोग उसे खरीदेंगे ही। उदाहरण स्वरूप जल एक आवश्यक वस्तु है, इसकी कीमत कुछ भी हो लोग इसे खरीदेंगे। इसी प्रकार के वस्तुओं में पूरी तरह अलोचनीय प्रवृत्ति दिखती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह गोरखा साम्राज्य के अंतिम शासक थे। वर्तमान नेपाल और नेपाल के पहले सम्राट थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में नेपाल के सभी छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा पृथ्वी नारायण शाह ने अपनी राजधानी गोरखा से काठमांडू में स्थापित की और नवनिर्मित साम्राज्य का नामकरण नेपाल कर लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। माल की कीमत और उसके उत्पादन में इस्तेमाल किए गए सामग्री या आपूर्ति की लागत के बीच अंतर को व्यक्त करने के लिए अर्थशास्त्र में मूल्य वर्धित का इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह उस आर्थिक गतिविधि का द्योतक है जो कुछ प्रतिष्ठानों के उत्पादों का दूसरे प्रतिष्ठानों द्वारा माल या सेवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाने से उत्पन्न बिक्री मूल्य आंकड़ों में निहित दोहराव को समाप्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मूल्य ह्रास। एक वर्ष के दौरान जो तैयार किए गए सभी उत्पादों और सेवाओं के सम्मिलित बाजार मूल्य को तथा स्थानीय नागरिक द्वारा विदेशों में किए गए निवेश को अगर जोड़ देते हैं तो विदेशी नागरिकों द्वारा स्थानीय बाजार से अर्जित लाभ में से घटाने पर जो प्राप्त रकम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी कहा जाता है। और शुद्ध राष्ट्रीय आय जो उत्पाद होता है एक वर्ष की अवधि के दौरान एक अर्थव्यवस्था में शुद्ध निर्गम का मूल्य होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के जो अंतर होते हैं उसे हम लोग पूंजी ह्रास के द्वारा दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
यह कौन निर्धारित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत यह प्रमाणित करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर कहा जाता है या माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। ब्रिटेन में फैबियन सोसाइटी की स्थापना सन 1883-84 ईस्वी में हुई थी और रॉबर्ट ओवेन तथा चार्टिस्ट आंदोलन के प्रभाव से यहाँ स्वतंत्र मजदूर आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। फैबियन सोसाइटी ने इस आंदोलन को दर्शन दिया और इसके जो है बाद इस सभा का नाम फैबियस कंकटेटर फैबियन का नाम दिया गया, नाम से लिया जाने लगा। उसके बाद फैबियन समाजवादियों का विचार ये होता है कि समाज जो पूंजीवाद को केवल एक मुठभेड़ में क्रांतिकारी मार्ग द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पर्याप्त काल तक सोच और विचार की तैयारी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 पटना हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई आपको 2525 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है और भागलपुर में लगभग 60 किलोमीटर है। कटिहार, बेगूसराय इत्यादि में जो है छोटे हिस्सों में गंगा बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को अर्थात घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 पंपास हो जाएगा। पंपास दक्षिण अफ्रीका की उपजाऊ निचली भूमि होती है जिसका विस्तार अर्जेंटीना के जो प्रांत होते हैं ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता के और कोर्डोबा जो उरुग्वे का अधिकांश, ब्राजील के दक्षिणी भाग, रियो ग्रांडो तक है। तो यह एक जो है शीतोष्ण चारागाह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। तो ये जो होता है कि आपको मानचित्र पर ऐसा रेखा जो समुद्र स्तर से एक ही ऊंचाई पर स्थित सभी जगहों को शामिल करती हो उसे समोच्च रेखा कहा जाता है। समोच्च रेखा समुद्र तल से एक ही ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जल डमरू मध्य अर्थात स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बॉस जल संधि। बॉस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिण अर्थात विक्टोरिया राज्य को विशेष तौर पर तस्मानिया से अलग करता है और यह एक समुद्री स्टेट है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 240 किलोमीटर और इसकी जो गहराई है 50 से 70 मीटर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। तो ये जो है इस पुस्तक में जेनकिंस के द्वारा स्वलिखित पत्रकार के रूप में अपने काम का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी सरकारी सत्ता केंद्र को 3 राजधानियों के बीच विभाजित किया है। प्रिटोरिया कार्यपालिका की राजधानी है, ब्लोमफॉन्टेन जो न्यायिक राजधानी है, केप टाउन विधायिका की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर DYV रेड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। जो जो बैरियर रीफ अर्थात क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है, यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इस दीवार की लंबाई जो है लगभग 1200 मील तथा चौड़ाई आपको 10 मील से 90 मील तक है। कई स्थानों पर यह खंडित है एवं इसका अधिकांश भाग जलमग्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य मंदिर कोणार्क। ये आपको कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में
पुरी नामक स्थान पर स्थित है और इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 64 ईस्वी पूर्व गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है या घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। डैश न केवल श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्री मावो भंडार नायक। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडार नायके श्रीलंका की थी, तो इन्हीं का नाम श्री मावो भंडार नायके था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1942 में। बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो इस प्रकार के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने इस अवसर पर करो या मरो का आह्वान किया। गांधी जी अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन मिडनाइट के अंतर्गत जो है 9 अगस्त 2013 को कांग्रेस पार्टी के पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और सभी प्रमुख नेताओं जिसमें गांधी जी वगैरह को बंदी बनाने का प्रयास किया जाता है और कर लिया जाता है, लेकिन देश में विशाल जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हरियाणा। दिए गए विकल्प में आपको हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब जो हैं के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे हो जाएगा। तात्या टोपे बिठूर के नाना साहब के एक निजी समर्थक थे। 1857 के विद्रोह और इसके उल्लेखनीय जो जनरलों और नेताओं में एक पास थे। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा मार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कृष्णदेव राय। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के महान शासक जो कृष्णदेव राय थे उनके अष्टदिग्गजों में शामिल थे। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल जो विष्णुपाद मंदिर है ये कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गया में। जो ये विष्णुपाद मंदिर है आपको बिहार के गया में है और बहुत ही फेमस मंदिर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जयपुर में। जयपुर में हमारा हवा महल स्थित है और इसका निर्माण आपको महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया था। इसके वास्तुकार आपको लालचंद्र जो इनके उस्ताद माने जा सकते हैं उसके कार्यवाही के या फिर कम करने वाले के वास्तुकार। अगला प्रश्न देखेंगे। मुंडा डैश का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 झारखंड हो जाएगा। मुंडा जो लोक नृत्य है आपको झारखंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेटिकन सिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नील नदी। ये जो है आपको अपवाह क्षेत्र के अनुसार से अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी, लेकिन लंबाई के अनुसार से नील नदी जो है आपको विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आपको लगभग 6700 अर्थात 6690 किलोमीटर है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1902 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा जो है 100वें अवज्ञा आंदोलन में जो उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी और 1975 में देश में आपात स्थिति जब लागू हुई थी तब इन्होंने सरकार के विरुद्ध एक जन आंदोलन तथा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा एनी बेसेंट। क्योंकि जो अगर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है और सरोजिनी नायडू जी 1925 में बनती है और उसके बाद 1933 में नलिनी सेनगुप्ता बनती हैं। तो कुल मिला के जो है तीन जो है उस समय स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत की अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसमें जो है आपको प्रथम भारतीय अगर महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू होगा, अदरवाइज ये एनी बेसेंट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 चंपारण हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्ष 1917 में चंपारण में ये आंदोलन शुरू किया गया था। जो किसान जो है राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर जब वे 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, वहीं पर वह जाकर गांधी जी से प्रार्थना करते हैं कि चलिए यहाँ पर हमारी सिचुएशन को देखिए। तो गांधी जी यहाँ आकर देखते हैं तो बहुत उस समय में इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, जिसके कारण से उन्होंने एक चंपारण सत्याग्रह और उनका ये पहला सत्याग्रह था भारत में और ये सफल सत्याग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दीवान ए खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लाल किला परिसर में। दीवान ए खास जो है निजी दर्शकों का एक हॉल जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है। यह एक शानदार विशेष कक्ष था जिसमें मुगल सम्राट राजनयिक मेहमानों और कुछ खास दरबारियों के साथ निजी बैठकों का आयोजन करते थे। दीवान ए खास के केंद्र में मयूर सिंहासन था जहां पर शाहजहां विराजमान होकर बैठकें आयोजित करते थे। यह शाह महल के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, रिफ्लेसिया अर्नेल्डी हो जाएगा। जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है आपको रिफ्लेसिया अर्नेल्डी है। यह दुर्लभ फूल जो है इंडोनेशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह 3 फीट तक बढ़ सकता है और इसका वजन 15 पाउंड तक होता है। यह एक परजीवी पौधा है, इसमें कोई भी पत्तियां, जड़ें या तना नहीं दिखाई देती है। इसकी गंध दूषित मांस जैसी होती है, जिसके कारण इसका उपनाम जो है आपको कॉर्पस फ्लावर भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में किस प्रकार के उग्रवाद से निपटा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा, भूमि सुधार, विकास में जन भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्यधारा में लाना और आर्थिक कार्यों में जो है निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन द्वारा। तो इस प्रश्न का यही आंसर है, सभी होगा। बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विनोद चंद्र पांडे, एम रामा जोइस, बोटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी और RS गवई। अगला प्रश्न देख लेंगे, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव इन्हीं के नाम है और इनका कार्यकाल आपको 25 जुलाई 1997 से 12 फरवरी 1999 तक रहा। उसके बाद दूसरा कार्यकाल आपको 99 से मार्च 2001 तक रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं अब्दुल गफूर थे और इनका कार्यकाल आपको 2 जुलाई 1973 से 11 फरवरी 1975 तक रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कनिष्कपुर। पटना का नाम कनिष्कपुर कभी नहीं रहा है, बाद में कि पटना का जो प्राचीन नाम है कुसुमपुर और पुरुषपुर रहा है। मुगल शासक औरंगजेब के पुत्र जो शाहजादा अजीम के द्वारा इनका नाम अजीमाबाद रखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 26 मील 385 गज।
अर्थात लगभग आपको 42 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 42 किलोमीटर पूरा नहीं कह सकते हैं, हाँ 42 किलोमीटर और 200 मीटर, अर्थात हाँ 42 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आपको 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की जाती है। इसके जो प्रथम डायरेक्टर थे ये यही बने और कनिंघम 1885 में सेवानिवृत्त हुए और जेम्स बोर्गेस के द्वारा जो है महानिदेशक के रूप में उनकी जगह ली गई। वह बंगाल के जो है इंजीनियर समूह में एक सैन्य इंजीनियर थे और जिसके बाद वे भारत के इतिहास और पुरातत्व में अपना रुचि लेना शुरू किए। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मूल कर्तव्य से। जो भारतीय संविधान का जो भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के साथ संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 95% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। जो 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हुए, अर्थात हमारा संविधान प्रभावी हुआ है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और संविधान के भारत की अंतिम संसद बना दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शाहजहां। दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़ा जो पुत्र और उत्तराधिकारी था। 1657 में दारा को उनके छोटे भाई राजकुमार जो मुहिउद्दीन थे, बाद में सम्राट औरंगजेब के द्वारा अपना नाम रखवाया, उनके द्वारा पराजित किया गया और उनका सिर कटवा दिया गया था। उनका ये कहा गया था कि इनके द्वारा इस्लाम का उल्लंघन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उनकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 असम हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी में फैले और पहाड़ियों की मालाओं के बीच घिरे असम को लाल नदी और गृह जो नीली पहाड़ियों को भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक लैगून झील है। लोनार झील का निर्माण जो प्लोइस्टोसिन युग है उसी के दौरान उल्कापिंड के टकराने के प्रभाव से हुआ था। यह पृथ्वी पर जो कहीं भी जो बेसाल्टिक चट्टान के में 4 ज्ञात जो है अति वेग प्रभाव के टर में से एक है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इसमें जो भी फैक्ट दिए गए हैं, कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है हरा हो जाता है।
कॉपर के लाल भूरे कण में जो है तल में मिलते हैं और ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माशोषी अर्थात इंडोथर्मिक अभिक्रिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चार कार ए बी सी एवं डी एक समतल सड़क पर चल रही हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी एवं समय का ग्राफ यहाँ पर नीचे में देखिए कि ये दिया हुआ है आपको, और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। जो बोल रहा है, बोल क्या रहा है देखिए, देखते हैं कि कार ए और डी से तीव्र गतिमान है, कार बी सबसे मंद गतिमान है, कार डी और सी से तेज गतिमान है और सी जो है सबसे मंद गतिमान है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, कार बी सबसे मंद गतिमान है। अगला प्रश्न देखेंगे, दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक की मात्रा 10 क्विंटल है एवं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है के बीच आकर्षण बल क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें 10 पे पावर 6 जी न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 20 ग्राम का एक बुलेट 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पेड़ से टकराता है एवं पेड़ के विपरीत भाग से 60 मीटर प्रति सेकंड के से बाहर निकलता है। तो बुलेट द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 900 जूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन के अपरूप नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, गैस का कार्बन। अपरूपता दरअसल ऐसी विशेषता है किसी भी इसका एलिमेंट का जिसके कारण से जो एक तत्व दूसरे से के रूप में विद्यमान हो रहता है और प्रत्येक रूप की भौतिक विशेषताएं जो भिन्न होती है या फिर उसका कई गुण डिफरेंट होता है, लेकिन रासायनिक गुण धर्म में समान होते हैं, ये विभिन्न रूप में अपरूप कहलाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो सामान्य अपरूप हैं, केवल कार्बन का जो है अक्रिस्टलीय रूप अपरूप है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब अम्लीकृत जल को लाइज्ड किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, तो यह बिल्कुल सही है क्या? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम देख सकते हैं किस चीज में? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब एक धातु के अणु अवलिक परमाणु को गर्म किया जाता है तब इसके ताप जो इलेक्ट्रॉन ताप ऊर्जा को अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर को प्राप्त करते हैं और जब यही इलेक्ट्रॉन अपनी वास्तविक स्थिति में आते हैं तब प्रकाश के रूप में ऊर्जा का निकास होता है। इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा स्तर है वह छलांग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के रूप में प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे की बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है जिसके कारण से जो है खाना जल्दी से पक जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, तो क्यों होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका जो है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। जो तरल पदार्थ जो है पारा की तुलना में गैस तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि तापमान में समान वृद्धि होने पर तरल पदार्थ की तुलना में गैस में अधिक फैलाव होता है। इसी कारण गैस थर्मामीटर और द्रव थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक श्वेत
तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कैथोड हो जाएगा। धातुओं के परिष्करण और उसका जो शुद्धिकरण है, परिष्करण ही उनका शुद्धिकरण है, और वैद्युत परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में उपयोग किया जाता है, और शुद्ध धातु की पट्टी के का जो कैथोड के रूप में तथा धातु के किसी लवण के घोल का वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है। जब वैद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित की जाती है तब धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मैदा और खमीर। जो ब्रेड बनाने के लिए नमक, वसा, खमीर में जो बेकिंग सोडा इत्यादि की जरूरत पड़ती है, ब्रेड बनाने में खमीर की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों विशेषतः स्टार्च और शर्कराओं में यीस्ट से किण्वन होता है। यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के साथ साथ उसमें एंजाइम बनते हैं, और एंजाइम जो डायस्टिस, इन्वर्टिस और जाइमेस हैं, और ये जो डायस्टिस स्टार्च को विघटित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की ध्वनि शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णु सीमा कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 60 से 80 डेसिबल। सामान्य शोर सहिष्णु जो सीमा है वो 60 डेसिबल है, और 80 डेसिबल से अधिक शोर गंभीर बहरापन पैदा कर सकता है। 70 डेसिबल या उससे कम की ध्वनि सीमा में जो है स्वस्थ कानों को नुकसान पहुंचाने की संभावना 9 के बराबर होती है। अगला प्रश्न देखिए कि डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, यूवी किरणें। जब कोशिकाओं पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दीप्तमान ऊर्जा डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पराबैंगनी विकिरण डीएनए के एक ही पट्टी पर आसन्न थायमिन के मध्य सहसंयोजक बल जो बंधन का गठन कर सकता है, और पराबैंगनी प्रकाश को डीएनए में साइटोसिन और बेस और थायमिन में एक डबल बॉन्ड द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं को देखने का जो प्रतिबिंब है आंख में कहाँ पर फोकस होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दृश्य पटल के सामने। अगला प्रश्न देखेंगे कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यह व्यक्ति को उतारता जो रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। अर्थात लाइफ जैकेट व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है, जिसके कारण से अगर हम किसी वस्तु का कुल घनत्व जल के घनत्व से कम होगा और वह वस्तु जल में तैर पाएगी, अन्यथा डूब सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये तो मैथ का सवाल है, और इस प्रकार हमारा ये 14वां प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। 14वें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है हमारा एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट, अभी तो इसमें ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एडुटेरिया का एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और अभी वो 10 प्रैक्टिस सेट उसका हुआ है। तो आप सबों से एक अनुरोध है कि आप लोग जाएं और उसको भी वीडियो को देखें, और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर में बहुत सारी आपके लिए वीडियोस आती रहेगी। तब तक के लिए आपसे मिलेंगे दूसरे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।